तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज है चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और वो जो दो टॉपिक्स हैं जो हमें लास्ट में करने हैं वो है बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के साथ ही खत्म हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के साथ ही खत्म हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री के साथ ही खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। ध्यान से देखना बच्चे, बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन कैसा है और इसमें क्या होता है। हमने पढ़ा टाइट्रेशन बहुत तरह का, हमने पढ़ा सिंपल टाइट्रेशन में 4 प्रकार। हम अब सिंपल टाइट्रेशन के बाद पहुंचे हैं दूसरी कैटेगरी बैक टाइट्रेशन, और थर्ड कैटेगरी डबल टाइट्रेशन। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो अब देखना ये है कि आप भी कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं या आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान देना बच्चे, हम पढ़ेंगे पहले बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन मस्ट बी, आई थिंक इसका नाम बैक टाइट्रेशन नहीं बैड टाइट्रेशन होना चाहिए। बुरा टाइट्रेशन, गलती वाला टाइट्रेशन। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बच्चे बैक टाइट्रेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ना ब्यूरेट में एसिड भरा है, ब्यूरेट में एसिड है, और फ्लास्क में बच्चे आपके पास बेस है विद इंडिकेटर। यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटर। आप इतना टाइट्रेशन पढ़ा है तो सबको पता होगा। तो बच्चे हम एसिड को ना ड्रॉप वाइज गिराते हैं, क्या करने के लिए, एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। तो जब सारा बेस रिएक्ट हो जाएगा, जब सारा बेस रिएक्ट हो जाएगा तो हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। मान लीजिए गलती से ब्यूरेट ज्यादा खुल गया और बेस न्यूट्रलाइज भी हो गया और एसिड फालतू गिर गया। एसिड क्या गिर गया बच्चे, एक्सेस में गिर गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं बच्चे, फिर हम कोई बेस लेते हैं। हम कोई क्या लेते हैं बच्चे, बेस लेते हैं, और उस बेस से उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करवाते हैं। उस बेस से उस एक्सेस एसिड को क्या करवाते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइज करवाते हैं। इसी को ही बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। मतलब एसिड वाज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज बेस बट excess acid was dropped. So to neutralize that excess acid, we add base. We add base, then acid is titrated by base, and that is called back titration. तो back titration में बच्चे क्या होता है कि हम एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। दोनों में से कोई एक्सेस में होता है तो जो एक्सेस पार्ट रह जाता है उसको हम फिर दूसरे से क्या करते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइज करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास 2 कन्वर्जन आती हैं। रिजल्ट हमारे पास फिर न्यूट्रल आखिरी में जरूर मिलता है। तो हुआ ना बच्चे गलती वाला टाइट्रेशन। अगर कोई चीज एक्सेस में नहीं ली गई होती तो पहले लेवल पर हो जाता ना बच्चे टाइट्रेशन। हाँ, गलती को लेकर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर मैंने तो जानबूझ के एक्सेस डाला था ये चेक करने के लिए कि वो मेरा जो दोस्त है वो अब टाइट्रेशन वाले हेल्प से क्या उसका अमाउंट निकाल पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सेस में गिर गया कोई बात नहीं, आप उसको अपोजिट वाली चीज से, यानी अगर एसिड एक्सेस में है तो बेस डालकर, और अगर बेस एक्सेस है तो बाद में एसिड डालकर आप उसको फाइनली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब इन दिस टाइट्रेशन, ध्यान से बच्चे, इन दिस टाइट्रेशन एक्सेस एसिड यानी either excess acid or excess base is taken in this titration. Either excess acid or excess base is taken so that after neutralization some equivalents of acid या base are left which are further titrated. एग्जाम्पल के लिए ये एसिड है, ये बेस है, तो हमें रिजल्ट में बच्चे एसिड मिला
न्यूट्रल मिलना चाहिए था, एसिड मिला, क्योंकि एसिड किसमें बच्चे, एक्सेस में। इसकी नॉर्मेलिटी में मान लेता हूं बच्चे N1 और वॉल्यूम V1। तो यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हुए बच्चे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हुए बच्चे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इसी तरीके से यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, मान लेंगे N2V2, N2V2। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, ये एक्सेस में लिया हुआ है, तो देखते हैं किसको समझ में आया। इसके होंगे N1V1 माइनस N2V2, N1V1 माइनस N2V2। बताओ बच्चे, अरे भैया इसके ग्राम इक्विवेलेंट मान लीजिए 4 हैं और इसके 3 हैं, कि करवाए तो थे यार ऐसे न्यूमेरिकल, इसके 4 हैं इसके 3 हैं, तो इसके 3 से इसके 3 तो खत्म हो जाएंगे, तो एक बचेगा ना एसिड का, तो वही तो कर रहा हूं। क्लियर हुआ बच्चे। अब इस एसिड को बेस डालकर न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर फाइनली आपको न्यूट्रल चीज मिलती है, और बेस के मैं इक्विवेलेंट्स मान लेता हूं N3V3, बेस इक्विवेलेंट्स मान लेता हूं बच्चे N3V3। बोलो क्लियर है, बोलो बच्चे क्लियर है, N3V3 क्लियर है, बोलिए क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर ये लिखा जा सकता है, बताइए बच्चे, ये लिखा जा सकता है, बताइए बताइए, ये लिखा जा सकता है। अरे मान लीजिए इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स 4 हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं न्यूमेरल नहीं लिख रहा हूं, यहाँ कहीं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं, तो जो इक्विवेलेंट्स बचेंगे बच्चे वो एसिड के बचेंगे, बेस के बचेंगे, ऑब्वियस एसिड के बचेंगे, एसिड के 4 इक्विवेलेंट्स हैं, उसके 3 हैं, कितने बचेंगे बच्चे, 1 बचेंगे, 4 - 3 1। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने ही इक्विवेलेंट्स बेस के भी होने चाहिए, तो जो इक्विवेलेंट्स यहां पर होंगे वही यहां पर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड क्या है, N1V1, ये मत करना टोटल में, क्योंकि ये इसी का बचा हुआ हिस्सा है, तो N1V1 इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कितना है बच्चा, N2V2, प्लस में सर फालतू यूज किया गया N3V3। तो देखो बच्चे क्या ये सेम है, because so to neutralize acid completely the base must have same number of equivalents. If either of them has greater number of equivalents, neutralization will take place, but some amount of acid or base will be left. So if you need to attain a neutral state, you must have same number of equivalents of acid and base. Like here both are not same, so we have left N1V1 minus N2V2. If both are same, we will obtain neutral substance, and if both are same, their equivalents are same. Right? ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो बच्चे ये होता है बैक टाइट्रेशन। क्या होता है, बैक टाइट्रेशन। इस तरीके से ये करना होता है। तो आपको समझ में आ गया, बैक टाइट्रेशन क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करने हैं। हमें टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अगर 4 इक्विवेलेंट्स एसिड के लिए गए हैं और 3 इक्विवेलेंट्स बेस के लिए गए हैं तो एसिड बचेगा। मैं पूछूंगा कितना बचेगा, तो तुम कहोगे सर 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट एसिड का बचेगा। तो मैं कहूंगा बच्चे 1 इक्विवेलेंट एसिड को खत्म करने के लिए अब मुझे कितना बेस डालना होगा। तो बच्चा बोलेगा सर अगर आप 1 इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो बेस 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसलिए आप देखना मैंने वो बराबर रख दिए। ठीक है, तो चलिए अब बैक टाइट्रेशन तो हो गया। इतना सिंपल होता है बैक टाइट्रेशन, बहुत सिंपल होता है। अब बात करते हैं डबल टाइट्रेशन की।
ध्यान से देखना बच्चे, डबल टाइट्रेशन। बच्चे डबल टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका अदर टाइट्रेशन से। डबल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन बच्चे वो टाइट्रेशन जिसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं। डबल टाइट्रेशन मतलब बच्चे जहां पर हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम डबल है बच्चे। और दो इंडिकेटर यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास इस बार जो अननोन चीज है ना, वो एक चीज नहीं, मिक्सचर है। अब तक जितना भी टाइट्रेशन किया है, जिसका भी तुम्हें अननोन कंसंट्रेशन निकालना था आपको, जिस भी केस में, चाहे वो कोई सा भी टाइट्रेशन हो, वो एक ही चीज होती थी। अब की बार जो मुझे निकालना है बच्चे अननोन कंसंट्रेशन, वो एक मिक्सचर है। मुझे इस मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन बताना है। सपोज मेरे पास 5 ग्राम सैंपल है और उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो 5 ग्राम में ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है और सी का कितना हिस्सा है बच्चे, ये हमें बताना है। किसकी हेल्प से? डबल टाइट्रेशन की हेल्प से। डबल टाइट्रेशन में फिर से ध्यान रखना, दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखिएगा, इन दिस टाइट्रेशन two different indicators are used। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे होगा, मैं आपको जब करवाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा और कुछ बातें बताऊंगा, तब वो क्लियर होगा। अच्छा, दो इंडिकेटर्स इस तरह काम करते हैं। इन दिस टाइट्रेशन टू डिफरेंट इंडिकेटर्स आर यूज्ड, टू डिफरेंट इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट composition of the mixture। कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, राइट। अब कैसे करना होता है, ध्यान से देखिएगा क्या सिस्टम होता है इसमें बच्चे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और उस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बच्चे, ये ब्यूरेट बना रहा हूं मैं एक, ठीक है बच्चे। ये रेगुलेटर हो गया, राइट। अब इसके नीचे बच्चे रखा हुआ है कॉनिकल फ्लास्क, और बच्चे उस कॉनिकल फ्लास्क में मिक्सचर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चे? मिक्सचर। और ये ब्यूरेट है बच्चे, इस ब्यूरेट में कुछ भरा हुआ है, आप अच्छे से शेड कर लीजिएगा। अब देखना बच्चे, इसमें मैं मान लेता हूं, इसमें बच्चे पड़ा है HCl ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। से 0.1 कैपिटल M, से 0.1 कैपिटल M, राइट। ये इसकी कंसंट्रेशन है, नॉन कंसंट्रेशन। से 0.1 कैपिटल है, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं यार, मोलैरिटी, राइट। और इस मिक्सचर में बच्चे दो चीजें हैं, एक NaOH है, एक Na2CO3। तो पहले हम देखते हैं इनके बीच में रिएक्शन क्या होती है, फिर मैं आपको मेन चीज पर ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे बताएं, जब HCl इसमें गिरना शुरू होगा तो HCl और इनके बीच में क्या रिएक्शन होगी? द रिएक्शंस हियर आर, बताइए। HCl बच्चे NaOH से रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और क्या बना देगा? NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2,
फिर HCl रिएक्ट करेगा बच्चे Na2CO3 के साथ, देन रिएक्ट्स विद अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर पढ़े तो दोनों साथ में है तो आप ऐसे क्यों लिखवा रहे हो कि पहले NaOH से करेगा फिर Na2CO3 के साथ करेगा। बच्चे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम ये मानेंगे HCl और NaOH का इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू Na2CO3 के, तो पहले NaOH सारा शांत हो जाएगा फिर Na2CO3 की बारी आएगी। कैसे होगा देखो, 2 स्टेप में होगा बच्चे। जो HCl होगा वो Na2CO3 के साथ कंबाइन होके पहले NaHCO3 देगा और NaCl देगा, ठीक है, और फिर HCl NaHCO3 के साथ कंबाइन होगा और फिर आपको देगा यहां पर NaCl CO2 प्लस H2। ये बच्चे ये रिएक्शंस होने वाले हैं, इनको नोट कर लें कि हमारे पास अगर ये एग्जाम्पल है, जिसमें एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट में HCl है जिसका कंसंट्रेशन मैं जानता हूं और मिक्सचर का मुझे कॉम्पोजिशन निकालना है, इसमें NaOH कितना Na2CO3 कितना, तो ये रिएक्शंस होंगी, ये तो पता है हमें, नोट कर लो प्लीज, नोट इट, याद हो जाएगा। HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा पहले क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर सारा NaOH शांत होने के बाद HCl तो गिरता जा रहा है, फिर HCl Na2CO3 के साथ काम करेगा और वो 2 स्टेप में काम करेगा। पहले HCl Na2CO3 को NaHCO3 बनाएगा और फिर NaOHCO3 के साथ HCl रिएक्ट करके NaCl बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को आपको समझना है काम होगा कैसे। देखो मैं यहां से मिटा देता हूं बच्चे इसको, बच्चे ध्यान से देखना। अब ये मैंने यहां पर कहा, यहां पर 2 इंडिकेटर्स यूज होंगे, हियर 2 इंडिकेटर्स आर यूज्ड। मैंने कहा था 2 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने हैं। एक यूज होगा बच्चे फिनोप्थिलीन और एक यूज करेंगे बच्चे मिथाइल ऑरेंज। एक यूज करेंगे बच्चे फिनोप्थिलीन और एक यूज करेंगे बच्चे मिथाइल ऑरेंज। तो करते कैसे हैं देखो, तो मैंने कहा था जैसे ये ब्यूरेट है, नीचे फ्लास्क रखा है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, तो करते क्या है बच्चे, यहां पर हम रखते हैं मिक्सचर वही, और मिक्सचर के साथ रखते हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या है बच्चे, यहां इंडिकेटर, राइट, और यहां पर क्या है बच्चे, वही HCl। वही 0.1 mS की कंसंट्रेशन है। तो पहले फिनोप्थिलीन डालेंगे, फिर ये काम होने के बाद हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। ध्यान से देखना बच्चे, ऐसे कहा जाता है इन केस ऑफ फिनोप्थिलीन ऐसे कहा जाता है बच्चे कि अगर फिनोप्थिलीन का इस्तेमाल करते हो तो 25 ml HCl का ही इस्तेमाल होता है और आप एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हो। फिनोप्थिलीन के केस में आप 25 ml HCl का इस्तेमाल करते हो और आप एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हो, राइट।
और अगर इसकी जगह फिनोप्थलीन की जगह अगर आप मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हो, मतलब क्या किया मैंने, इसमें एंड पॉइंट लाया मैं और इसको मैंने फेंक दिया, फिर ऐसे ही मिक्सचर में फिर लिया है और इस बार फिनोप्थलीन की जगह क्या रखा है बच्चे, मिथाइल ऑरेंज। ऐसे कर लेते हैं या 20 कर लेते हैं। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज 25 ml ऑफ HCl इज यूज्ड टू ऑब्टेन एंड पॉइंट। अब जिसने टाइट्रेशन कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है उसके लिए ये कंफ्यूजिंग हो गया कि वही HCl वही मिक्सचर, फिनोप्थलीन वाले केस में वही HCl वही मिक्सचर मिथाइल ऑरेंज वाले केस में, लेकिन इस केस में सिर्फ 20 ml से एंड पॉइंट पर आ गया मैं, 20 ml ही नीचे गिरा और एंड पॉइंट पर आ गया मैं, और इस केस में 25 ml नीचे गिरा और मैं एंड पॉइंट पर आ गया। ये कैसे हो सकता है, आप बता सकते हैं कैसे हो सकता है? यहाँ डायग्राम में बना देता हूं वो वाला भी। ये ब्यूरेट है, ये फ्लास्क है बच्चे, और इस फ्लास्क में क्या है, इस फ्लास्क में बच्चे मिक्सचर है, और मिक्सचर के साथ क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिक्सचर के साथ है बच्चे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और यहां पर वही भरा हुआ है 0.1 mHCl। तो दो बार इंडिकेटर यूज हुए हैं, समझ में आ गया? क्या निकालने के लिए, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या है मिक्सचर में बच्चे, NaOH है और Na2CO3 है, NaOH है और Na2CO3। पहले आप मुझे बताओ दो इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्लियर हुआ? पहले एक इंडिकेटर डालना है उसी मिक्सचर में, फिर उस मिक्सचर को फेंक देना है, फिर नया मिक्सचर वैसा ही लेना है और दूसरा इंडिकेटर डालना है। तो दोनों केस में आप देखोगे अलग अलग वॉल्यूम HCl का इस्तेमाल होता है एंड पॉइंट पे आने के लिए। सोच कर देखिए कि वही HCl इसमें भी है, वही HCl इसमें भी है, वही मिक्सचर यहाँ है, वही मिक्सचर यहाँ है, तो एंड पॉइंट दोनों केस में सेम वॉल्यूम में ही इस पहुंचना चाहिए था। अगर यहाँ 20 ml लगते हैं एंड पॉइंट पहुंचने में, 20 ml गिरता है नीचे, तो यहाँ 25 ml क्यों लगता है? इंडिकेटर्स का फर्क है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। प्लीज एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं फिनोप्थलीन के केस में क्या होता है और मिथाइल ऑरेंज डालने से क्या होता है। क्लियर? ठीक है, देखते रहिए। बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। अब इन केस ऑफ फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन के केस में क्या हुआ कि HCl गिरा और किससे रिएक्ट किया, NaOH के साथ, क्या बनाया, NaCl प्लस H2 बन गया। देन HCl रिएक्ट्स विद Na2CO3, ये बन गया। एंड फ्रॉम दिस रिएक्शन color of phenolphthalein changes. तुमको को सर आपने तो हमें 3 रिएक्शन करवाई थी कि HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, फिर आपने हमें लिखवाया था पीछे कि HCl Na2CO3 के साथ 2 स्टेप में काम करता है, पहले ये बनाता है और फिर आपका NaCl CO2 और H2O बनता है। बिल्कुल वही होता है, लेकिन दूसरा स्टेप होने से पहले ही फिनोप्थलीन जो अंदर पड़ा था उसका कलर चेंज हो जाता है और हमें लगता है एंड पॉइंट आ गया, हम हटा लेते हैं। तो ये होता है, यानी फिनोप्थलीन के केस में ये होता है। क्लियर है? मतलब मैं यहां ही कह सकता हूं, हियर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ
HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। मुझे NaOH और Na2CO3 का ही डाटा निकालना है ना, इसको ध्यान रखना है भी। ये फिनोप्थिलीन के केस में होता है। और मिथाइलोरेंज के केस में क्या होता है बच्चे? इन केस ऑफ मिथाइलोरेंज आप क्या करो, आप नया मिक्सचर फिर ले लो, ठीक है। अब फिनोप्थिलीन की जगह क्या रखो? मिथाइलोरेंज। तो पहले क्या होगा? पहले HCl रिएक्ट करेगा किससे बच्चे? NaOH से, और क्या बनेगा? NaCl प्लस H2, ठीक है। तो NaOH बेस तो चला गया, लेकिन बेस अभी भी है, तो मिथाइलोरेंज का कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, यानी अभी भी एंड पॉइंट पे नहीं आए। फिर HCl और गिराता गया, तो HCl Na2CO3 के साथ काम किया, लिख देता हूं मैं HCl then reacts with Na2CO3। फिर HCl ने Na2CO3 के साथ रिएक्शन किया और NaHCO3 बनाया, साथ में बच्चे बनाया NaCl, साथ में बच्चे बनाया इसने NaCl। लेकिन अभी भी मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी एंड पॉइंट नहीं आया है। मैं यहां लिख भी देता हूं, स्टिल कलर ऑफ is not changed, therefore HCl अब इससे रिएक्ट करता है और HCl गिराते हो तो बचा हुआ NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब CO2 बच्चे एसिडिक नेचर का होता है, एसिड बेस तो शांत हो गया सारा, अब CO2 एसिडिक नेचर का होता है, तो कलर मिथाइल ऑरेंज का यहाँ चेंज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक CO2, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज चेंजेस एंड वी गेट एंड पॉइंट, और हमें एंड पॉइंट मिल जाता है। सबको क्लियर हुआ बच्चे? फिनोप्थिलीन के केस में HCl गिराया अपने ड्रॉप वाइज, तो मिक्सचर में NaOH भी था और Na2CO3 भी था, तो सारा NaOH खत्म हो गया। अभी एंड पॉइंट नहीं आया है क्योंकि कलर चेंज हुआ नहीं है फिनोप्थिलीन का, शायद अभी भी कुछ बेसिक पड़ा हुआ है इसलिए। तो HCl मैंने और गिराया तो Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करके NaHCO3, ज्यों ही NaHCO3 बना फिनोप्थिलीन का कलर चेंज हो गया, क्योंकि NaHCO3 बहुत घटिया बेस होता है, तो जो कलर फिनोप्थिलीन का था वो कलर हमें दिखाई नहीं देता, कलर चेंज हो गया, हमें लगता है एंड पॉइंट आगे हम टाइट्रेशन रोक देते हैं। फिर रिएक्शन देखते हैं तो एक्चुअली एक ये रिएक्शन हुई होती है और एक ये रिएक्शन हुई होती है। लेकिन अब मैं फ्रेश मिक्सचर फिर लेता हूं और फिनोप्थिलीन की जगह मिथाइल ऑरेंज लेता हूं। अब की बार क्या किया मैंने? HCl गिराना शुरू किया, तो NaOH और Na2CO3 दो कंपोनेंट है ना अंदर बच्चे, तो NaOH तो खत्म हो गया। अब Na2CO3 के साथ HCl दो स्टेप में काम करता है, तो पहला स्टेप जब हुआ इसकी तरह, तो यहां पर कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एंड पॉइंट नहीं आया। फिर मैंने और HCl गिराया, और HCl गिराने से फिर एक बार और रिएक्शन हुई बचे हुए NaHCO3 के साथ, और ये बन गया, और अब कलर चेंज हो गया। तो फर्क क्या हुआ? फिनोप्थिलीन के केस में तो 2 ही रिएक्शन हुई है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के केस में 3 रिएक्शन हुई है, इसलिए शायद वो फर्क हुआ है। HCl उस केस में ज्यादा यूज हुआ है। अब ये नोट कर लो, प्लीज नोट करो। नोट करने के बाद फाइनली देखो, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सॉरी बच्चे, देखिए यहां HCl की रिएक्शन हुई पहले किसके साथ बच्चे? NaOH के साथ। क्या बना बच्चे? NaCl प्लस H2। फिर बच्चे HCl की रिएक्शन हुई किससे? Na2CO3 के साथ हुई बच्चे, Na2CO3 के साथ। तो क्या बना बच्चे? NaHCO3 प्लस NaCl, और यहां तक फिनोप्थिलीन का काम खत्म, फिनोप्थिलीन का कलर चेंज हो गया था। लेकिन मिथाइल ऑरेंज में अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ था, तो HCl फर्दर NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है। क्लियर हुआ बच्चे?
बोलो भाई, क्लियर हुआ? बोलिए सही। तो मुझे बताइए ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों जो रिएक्शन है, ये केस ऑफ फिनोप्थिलीन है। बोलो बच्चे, और बच्चे ये मिथाइल ऑरेंज में तीनों रिएक्शन होते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज के केस में ये पूरा हो गया। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चे? श्योर ना? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो HCl वाला केस है, जो फिनोप्थिलीन वाला जो केस है जिसमें आप HCl डाल रहे हो, उसमें 2 ही बार HCl रिएक्ट करता है। यानी इसका जो जोड़ है बच्चे, क्या वो आपको समझ में आया? वो 20 ml है। मैंने आपको लिखवाया था 20 ml यूज होता है फिनोप्थिलीन के केस में। और इस केस में ये जो केस है, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इस केस में बच्चे ये 25 ml है। बोलो भैया, बोलो भैया। पहले हम करते हैं केस ऑफ फिनोप्थिलीन। ध्यान देना बच्चे, केस ऑफ फिनोप्थिलीन। तो यहां मैंने कहा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH must be equal to number of equivalents of HCl। अब HCl के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, उसका फॉर्मूला होता है बच्चे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आप नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1, मोलैरिटी इनटू 1, समझ गए ना बच्चे? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है बच्चे NaOH के लिए? ये पूरा 25, ये पूरा 20। बच्चे ये पूरा 25 है, ये पूरा 20 है, तो ये 5 हुआ। बताओ बच्चे, ये पूरा 25 है, ये 20 है, तो ये 5 हुआ, 5 ml। ये HCl और ये HCl का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि HCl बच्चे 2 स्टेप में होता है, तो ये भी 5 हुआ। 5 और 5 कितना हुआ? 10। टोटल बच्चे 25 है, तो 15 हुआ ना, 15। अभी मैं कहां लिख के आपको समझाऊं? मैं आपको कैसे समझाता हूं। द HCl used for NaHCO3 is 25 माइनस 20। क्लियर हुआ? 5 ml। ये क्लियर हुआ? Therefore the HCl used for Na2CO3 is equal to 5 ml, because HCl 2 स्टेप में होता है। इसलिए HCl का वॉल्यूम सेम है, 5 अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, हेंस द HCl यूज्ड फॉर NaOH इज इक्वल टू, अगर टोटल 25 है बच्चे, 5 5 10 हो गया, तो 25 में से 5 5 कम कर दिया, कितना आ गया? 15 ml। तो अब क्लियर हो गया होगा। इसको साइड में रख लेना, इसको फिर समझ लेना सर ने कैसे किया है, मैथमेटिक्स है ये, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH क्या होते हैं बच्चे? आपको तो मास निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास इसका पता नहीं W, इक्विवेलेंट मास इसका बच्चे 40। समझ में आ गया ना कैसे? 40 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15/1000। तो यहां से W निकाल लेना, करीब करीब 0.06 ग्राम आ जाएगा। देखो निकाल दिया ना मैंने NaOH का मास। बोलो बच्चे, कर लोगे? नोट करो, नोट करो केस ऑफ फिनोप्थिलीन। हो गया?
अच्छा, एम तो पता था ना आपको क्या निकालना है, NaOH का मास निकालना था, कॉम्पोजिशन मैंने निकाल दिया। नाउ केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, आपको Na2CO3 निकालना है। तो मुझे बताइए Na2CO3 को शांत करने के लिए HCl ने 2 स्टेप लिए थे बच्चे, राइट। इसलिए Na2CO3 के इक्विवेलेंट्स HCl के बराबर तब होंगे जब आप दोनों स्टेप का HCl कंसीडर करेंगे। तो इसका गिवन मास कितना होता है बच्चे, इसका मान लेते हैं W डैश अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होता है इसका 106, तो इसका मोलर मास है 53। आप देख लेना बच्चे इसका इक्विवेलेंट मास 53 कैसे आया, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बिकॉज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 106/2, इसका मोलर मास 106, एन फैक्टर इसका आयन, ठीक है, कैटायन देख लो चाहे NN प्लस का 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 इंटू 1 यानी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। वॉल्यूम कितना इस्तेमाल होगा बच्चे, 5 ml इसमें यूज हुआ, 5 ml इसमें, तो कितना हो गया 10। इसको बच्चे सोल्व कर देना तो वह W डैश भी आ जाएगा, यानी Na2CO3 का वजन भी आ जाएगा। 53 उधर चला जाएगा, ये 1 हो गया, 1000 नीचे है तो 0.053 हो जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चे हम करते हैं डबल टाइट्रेशन को, समझ में आ गया। इस तरीके से हम बच्चे डबल टाइट्रेशन को सोल्व करते हैं। ये चीज़ समझने वाली है, इसको दोबारा देखिएगा और इस तरीके से आप इस सिस्टम को कर सकते हैं, कर लेंगे। तो यही था बच्चे डबल टाइट्रेशन। ख़त्म होता है अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट, ठीक है। कल होगा आपका टेस्ट, ठीक है, कैसे होगा आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और असाइनमेंट आप तक आज पहुंच जाएगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।